नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि हमारे पास तकरीबन लास्ट टॉपिक है इसका। अब लार्ज इंटेस्टाइन की हम वेरियस डिजीज देख लेते हैं। पहले डिजीज है अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन है और या इन्फेक्शन है हमारे पास अपेंडिक्स की। साइट क्या है हमारे पास, पहले भी तकरीबन पता ही होगा, ब्लाइंड एंड जो ट्यूब है जो कि राइज होती है फ्रॉम सीकम, उसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस हो गया है। कॉज हमारे पास क्या है, चिल्ड्रन के अंदर अलग काज हैं और अडल्ट के अंदर अलग हैं। चिल्ड्रन के अंदर क्या है, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। अडल्ट के अंदर कोई भी फीकल मतलब कोई फीकल जो मैटर है वो अगर हमारे पास जो है वहाँ पे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या फीकल मैटर वहाँ पे अकोमुलेट हो गया तो उसकी वजह से ये हमने इसके कॉज बता दिए, साइड बता दिए। साइन एंड सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन होगी, वॉमिटिंग हो गया और उसके बाद नोजिया, नोजिया भी फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन हुई है तो हमारे पास WBC का लेवल ज़्यादा और फीवर होगा। अब पेन जो है वो दो तरह से होती है। सबसे पहले इनिशियली हमें पता है कि जब भी हम कहते हैं अपेंडिक्स की पेन है तो हम कहते हैं कि जो लोअर वाला राइट क्वाड्रेंट है वहाँ पे पेन होती है, लेकिन अपेंडिक्स की पेन इनिशियली कहीं होती है और बाद में लेटरली वो माइग्रेट करके कहीं और होती है। इनिशियली पेन कहाँ पे होती है, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, क्योंकि पहले हमारे पास ना अपेंडिसाइटिस अफेक्ट करती है जो विजरल पेरिटोनियम होती है उसको, जो कि हमारे पास इनर्वेट हो रही होती है बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, और उसका इफेक्ट जो होता है वो डिफ्यूज होता है तो सारे मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पेन आती है। जैसे ही हमारे पास अपेंडिसाइटिस जो फर्दर प्रोग्रेस करती है तो हमारे पास वो पेन आ जाती है राइट लोअर क्वाड्रेंट, जो हम इसकी मेन स्टैंडर्ड जगह है जहाँ पे हम इस कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस की पेन जो है वो फील होती है। क्यों? क्योंकि जैसे पेन प्रोग्रेस करती है तो वो अफेक्ट करती है प्राइटल पेरिटोनियम को, जो कि इनर्वेट कर रही है सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, और वो हमारे पास उसका रिस्पॉन्स जो रिफ्यूज नहीं होता, स्पेसिफिक होता है, तो एज अ राइट लोअर क्वाड्रेंट पे हमें उसकी जो पेन फील होती है। ये थोड़ा सा इसका पेन का था कि इनिशियली कैसी है और फिर बाद में लेटरली कैसी होती है उसकी पेन। मेनली अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो जो हमारे पास राइट वाला लोअर क्वाड्रेंट है वही है। इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस हम इसकी देख लेते हैं। CBC का लेवल चेक करवा लो, WBC हमारे पास ज़्यादा हुए होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, CT स्कैन करवा लो, हिस्ट्री हम देख लेते हैं पेशेंट की, एग्जामिनेशन के जरिए देख लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हम कहते हैं मैक बर्ने पॉइंट, एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स पॉइंट और एम्ब्लाइकस 1/3 लोअर 1/3 अपर 2/3 के दरमियान से हमारे पास जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक्स पॉइंट और एम्ब्लाइकस के दरमियान हमारे पास एक पॉइंट होता है, वहाँ पर हमें मैक बर्ने पॉइंट से कहते हैं और वहाँ पे मेनली हमें टेंडरनेस और पेन फील होती है। ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली तो अपेंडेक्टमी ही हम करवाते हैं, लेकिन अगर बहुत थोड़ी सी इन्फेक्शन है इस तरह से तो हम स्टार्ट पे या टेम्परेरीली हम एंटीबायोटिक्स जो इसके अंदर वो भी दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अपेंडिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। नेक्स्ट जो हमने डिजीज़ अपनी देखनी है वो है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इस डिजीज़ को हम मेनली ना दो पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, एक होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरी है कॉन्स डिजीज़। अब हम बारी बारी इन दोनों को देख लेते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है इसके अंदर हमारे पास क्या है कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के अंदर अल्सर्स हैं, जैसा कि नाम शो कर रहा है अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इसमें अल्सर्स हैं, और उसके साथ में हमारे पास, अच्छा अब इसकी साइड देख लेते हैं कि रेक्टम से स्टार्ट होती है एंड देन एक्सटेंड करती है अप टू सीकम। और पेन हमारे पास मेनली कहाँ पे है कि जो लेफ्ट वाला लोअर क्वाड्रेंट है हमारे बॉडी का वहाँ पर हमारे पास पेन होगी, इंक्लूड साथ में इसके अंदर हमारे पास ब्लडी डायरिया आएगा। ये क्लिनिकल सिम्टम्स के साथ पेशेंट जो प्रेजेंट करेगा कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन है, साथ में उसे ब्लडी डायरिया है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन अगर हम इसके देख लें वो हमारे पास क्या है, क्रिप्ट सब्सेस विद न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रॉस अपीयरेंस आती है वो हमारे पास क्या होती है, सूडोपॉलिप्स। सूडोपॉलिप्स हमारे पास क्यों बनेंगे, क्योंकि हमारे पास हीलिंग हो रही है, स्कार फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल पहले अल्सर बना है तो अल्सर के ऊपर देन हमारे पास स्कार फॉर्मेशन होगी, देन वहाँ पे हीलिंग होगी, तो इस तरह से पॉलिप्स की तरह अपीयरेंस जो है वो बन जाएगी। इसे कहते हैं सूडोपॉलिप्स और लॉस ऑफ हर्स्ट्रिया। ये हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली ऐसे होती है इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्सरेशन और स्कार फॉर्मेशन हो जानी है तो उसने अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है लॉस कर देना और बिल्कुल एक लेड पाइप की तरह की अपीयरेंस आ जानी है, इसे हम ये कहते हैं। और इसमें हमारे पास साथ में होता है TH2 मीडिएटेड रिस्पॉन्स है, स्मोकिंग इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फैक्टर है। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास की क्या है, पहले हम बाकी देख लेते हैं फिर दोनों की इकट्ठी कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, तकरीबन एक जैसी हैं। कॉन्स डिजीज़ में हमारे पास कौन सी होती है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है। ये इन्फ्लेमेशन हमारे पास थ्रू आउट द थिकनेस जो है ऑफ दी इंटेस्टाइन वो होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास मेनली यहाँ पे रेक्टम था और अप टू देन सीकम ये एक्सटेंड करी होती है, और इसमें हमारे पास टर्मिनल इलियम होती है मेन साइड। और यहाँ पे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट थे तो यहाँ पे हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट है, राइट वाला लोअर क्वाड्रेंट है, और नॉन ब्लडी डायरिया इसके अंदर मेनली हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक मेनली चीज़ आती है जो कहते हैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखेंगे तो इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है, जो नॉन सीजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है वो, और साथ में हमारे पास होती है लिम्फॉइड एग्रीगेशंस।
नेक्स्ट अगर हम इसमें ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन थी, ग्रॉस अपीयरेंस में आती है हमारे पास कोबलस्टोन अपीयरेंस और स्ट्रिक्चर्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग साइन जो होती है और अपीयरेंस आता है हमारे ऊपर स्ट्रिंग्स की तरह के। इसमें मेनली टीएच मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है और इसमें स्मोकिंग जैसे हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक प्रोटेक्टिव फैक्टर था, लेकिन जो कॉन्स डिजीज उसमें स्मोकिंग प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है नहीं है, स्मोकिंग इसको वर्सन करती है। नेक्स्ट हम इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। एक टॉक्सिक मेगाकोलोन है, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर टॉक्सिक मेगाकोलोन जो होती है वो बनती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास स्टॉप हो जाती हैं। क्यों कॉन्ट्रैक्शंस क्यों स्टॉप होती हैं और टॉक्सिक मेगाकोलोन को ये लीड करती है? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास रिलीज इनहिबिट होने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने लग पड़ती है जो कि इनहिबिट करवा देती है हमारे पास स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को। मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो मेगाकोलोन हो जाती है। देन हमारे पास कार्सिनोमा में भी ये लीड करता है, कोलोन कार्सिनोमा। लेकिन अगर ये हमारे पास अप टू 10 ईयर्स तक ये रहे और इसको हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो देन इट लीड्स टू कोलोन कार्सिनोमा। और दूसरी तरफ भी हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस यही है कि हमारे पास वैसे तो कार्सिनोमा काज करवाती है, उसके बाद फेस्टूला फॉर्मेशन हो जाती है। मेन फेस्टूला हमारे पास विद अकोमोडेशन इन कनेक्शन विद ब्लैडर के साथ होता है। उसके अलावा कैल्शियम जो ऑक्सलेट हमारे पास नेफ्रोलाइथेसिस है वो हो जाती है, मतलब किडनी के अंदर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स वगैरह स्टोन्स जो है हमारे पास वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके वेरियस जो है वो एसोसिएशंस देख लेते हैं। एक हमारे पास है प्राइमरी सिक्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, ये कॉन्स डिजीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है, एसोसिएशन के साथ कॉम्प्लिकेशन है। इसे हम नेक्स्ट जो है वो गॉल ब्लैडर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है जो हमारे पास ये स्पाइन की है। उसके अलावा पोलीआर्थराइटिस है और अल्सरेटिव कोलाइटिस की हो गई सारी। कॉन्स डिजीज में हमारे पास क्या होता है? एरिदीमा नोड्यूलिज्म है, यूवियाइटिस है, आर्थराइटिस है, यही मार्ग्रेटरी आर्थराइटिस जो पोलीआर्थराइटिस में है ये इसमें भी होता है साथ में। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास मेनली दोनों को डिफरेंस करवा देती हैं। एक इन्वेस्टिगेशंस में जब हमारे पास आती है ना अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसमें PANCA एंटीबॉडी, ये हमारे पास कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं? पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल जो साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ हैं वो। इसमें हमारे पास वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं या वो एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा हो जाता है, वो होता है 70% केसेस में पॉजिटिव होती है। लेकिन ये एंटीबॉडीज़ जो है पेरी न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रोफिल जो साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ हैं ये कॉन्स डिजीज जो है उसमें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। कॉन्स में हमारे पास कौन सी प्रेजेंट होती है? एंटी जो है ना सेक्रोमाइसिन जो एंटीसेक्रोमाइसिस सर्विसेज हमारे पास जो है ये नॉर्मली हमारे पास कॉन्स डिजीज के अंदर प्रेजेंट होती है। 60 to 70% ये वाली एंटीबॉडी हमारे पास इसमें प्रेजेंट होती है और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में एब्सेंट होती है। ये मेन हमारे पास की इन्वेस्टिगेशन है। एक में ये वाली ज़्यादा है और दूसरे में हमारे पास जो है वो एंटीसेक्रोमाइसिस वाली जो एंटीबॉडी है उसका लेवल ज़्यादा है। दोनों में एंडोस्कोपी करा लो, क्लोनोस्कोपी करवा लो, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन भी इसके जरिए करवा सकते हैं, इसका फॉलोअप प्लान भी हम इसके जरिए कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है इसका? एक 5AS से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिए, इम्यूनोवेरियस हमने मॉड्यूलेटर्स दे दिए और एंटी TNF जो एजेंट्स है वो दे देंगे, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के एजेंट्स, और एंटी जो एंटी LL हमारे पास जो है इंटरल्यूकिन 12 या इंटरल्यूकिन 23 वो दे दिए। वेरियस सर्जरी दे दी है हमने करवा दे रही है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ गई तो हमने इसको सर्जिकली रिमूव करवा देना उस एरिया को जहाँ पे हमारे पास जो है कॉन्स डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो एरिया इन्फेक्ट हुआ हुआ है। देन हमारे पास आता है, ये था हमने पहले पढ़ा इरिटेबल बाउल डिजीज एंड देन हमें पढ़ना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS। पहली चीज़ ये हमारे पास एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बाउल हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, अल्टरनेटिव दोनों हमारे पास आ जाएंगी। कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी डायरिया हो रहा है। ये अब इसके हमारे पास साइंस क्या है, कितना ड्यूरेशन होगा तो हम उस डिजीज़ को जो है वो IBS कह सकते हैं कि हमारे इन्फ्लेमेटरी नहीं है, इरिटेबल है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हम जो है वो एक पेशेंट को जो है वो डायग्नोस हो गया, कितना उसमें ड्यूरेशन होना चाहिए 3 days a month, एक महीने में एटलीस्ट आपको 3 डे कॉन्टिन्यूसली या तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या इनकी ऑल्टरनेट कंडीशन रहनी चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट फॉर 3 महीनों के लिए हमें हर महीने 3 दिन आपको कॉन्टिन्यूसली ये कंडीशन हो रही है और ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन हमारी बाउल हैबिट्स के अंदर चेंजिंग एसोसिएट कर रही है, एब्डोमेन पेन के साथ में ब्लॉटिंग हो रही है, फ्लैटुलेंस हो रही है। कॉज हमारे पास क्या है इसका? मोस्टली कॉज जो है ना वो पुअरली अंडरस्टूड है, इतनी कोई हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता किसकी वजह से। लेकिन एक बात है कि ये मोस्टली मिडिल एज फीमेल्स के अंदर जो है इस डिजीज़ की रेशो ज़्यादा है, मिडिल एज फीमेल के अंदर होती है। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि हम जो है वो फाइबर रिच डाइट खाएं, मतलब सैलड या वेजिटेबल्स तरह की जो है फाइबर रिच डाइट खाएं ताकि फाइबर हमारे पास बॉडी के अंदर ज़्यादा हो और वो बॉल हैबिट्स हमारी ठीक हो सकें, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया, दोनों कंडीशंस को हम ट्रीट कर सकें उससे। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंटेस्टाइनल एडहेजन्स। ये भी एक हमारे पास डिसऑर्डर है, इतना कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एडहेजन्स क्या है हमारे पास? जो स्कार टिश्यूज़ के बैंड्स जो पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू बन जाते हैं। कॉमन हमारे पास क्या है? सर्जरी के बाद बनते हैं। जब भी कोई एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, वेरियस जैसे C सेक्शंस वगैरह मल्टीपल हो गए, उनके बाद हमारे पास स्कार टिश्यूज़ बनने लग पड़ते हैं एब्डोमेन के अंदर,
ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, साइन एंड सिम्टम्स इन्वॉल्व। जब हमारे पास इंटेस्टाइनल एडहेजन हो गई हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, वो क्या हो सकती है कि एब्डोमेन और पेल्विक के अंदर हमारे पास क्रॉनिक पेन रहेगी, बॉवल के ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगी, और उसके बाद ओवम की ट्रांसपोर्ट के अंदर इंटरफेरेंस होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, एबिलिटी टू पास गैस, ये सब इसके अंदर आ सकती हैं। और ये मोस्टली आफ्टर सर्जरी स्कार टिश्यूज़ के बैंड लग पड़ते हैं हमारे पास एब्डोमेन या पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, से हम इंटेस्टाइनल एडहेजन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जिसे हम कहते हैं इलियस, ठीक है। इसमें हमारे पास लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस है, कोई फिजिकल ब्लॉकेज नहीं है अगर हम देखें, लेकिन फिर भी जो इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो हमारे पास लॉस हो गई है। कॉज क्या हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद जो है, ठीक है, कुछ देर के लिए टेम्परेरीली मेनली हमारे पास होती है कंडीशन। पोस्ट ऑपरेटिव हमारे पास इलियस हो सकता है कि जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो हमारे पास लॉस हो जाए। उसके अलावा या फिर हमारे पास इन्फेक्शन हो सकती है या इन्फ्लेमेशन वगैरह की वजह से, मेन कंडीशन जैसे एपेंडिसाइटिस के अंदर है, पेरिटोनाइटिस के अंदर है, डिवर्टिकुलाइटिस है, ठीक है। ड्रग्स वेरियस हम ले सकते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास इलियस हो सकती है कि इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस जो है वो हमारे पास लॉस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ओपियोइड हो गई, एंटी डिप्रेसेंट हो गए, वेरियस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है डिजीज़ वो है, पहले हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर हमारे पास जो है डिस्टेंशन होगी, ब्लॉटिंग होगा, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी हमारे इसके जो है वो डिजीज आ जाती है, इसके हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं।